हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलो देखते हैं हम लोग अपना फुल टेस्ट 10 का सॉल्यूशन। नीट अपना एकदम से आ ही गया है, बस 2-3 दिन ही बाकी है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो, हम लोग जो है अपने इस पेपर के सॉल्यूशन में आपको एक चीज़ पर मैं ध्यान दूंगा कि आप लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझने पर ज़्यादा जोर डालो। देखो 45 क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन थोड़े लेंदी भी होते हैं तो उसमें हमने क्या बोला आपको, एक डिसेंट से ज़्यादा जाना है जो बाकियों से अच्छा हो जाएगा। तो वो डिसेंट स्कोर को क्रॉस करने के लिए, अपने अपने रिलेटिव डिसेंट स्कोर को क्रॉस करने के लिए तुम्हें जरूरी है कि उसके लैंग्वेज पर फोकस करो। तो क्वेश्चन लेंदी नहीं है, क्वेश्चन के लैंग्वेजेस लेंदी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो छोटा ही होगा। ठीक है, चलो देखो, तो कैपेसिटर है जो कि ये 5 माइक्रोफैराड का है, उसको हमने कनेक्ट किया। ठीक है भाई, यहाँ पर ये ऐसे करके कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट के बीच में। इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज 0.5, यहाँ पर सेल है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पर है, लेट इट बी 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस पर चार्ज कितना आएगा। तो अब चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो चार्ज को बाद में निकालेंगे। पहले ये बैटरी से देखो तो क्या कोई भी रास्ता है जहाँ से करंट पास कर सकता है। तो अगर करंट को सोचें तो यहाँ से करंट इधर से तो नहीं जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर करंट जाने नहीं देता, स्टेडी स्टेट का बात है ना, कोई भी यहाँ पर स्विच नहीं है। तो करंट जाएगा ऊपर से। अब जो ये करंट ऊपर से जो जा रहा है इस रास्ते से, इस रास्ते का टोटल रेसिस्टेंस निकालो। 1 1 और 0.5 कितना हो गया, 2.5। और ये बैटरी भी कितने का है, 2.5। तो यहाँ से जो करंट आएगा तो करंट हो जाता है E/R इक्विवेलेंट। तो ये हो गया 2.5 बाई 2.5, ये कितना हो गया 1। अब तुम्हारा करंट का वैल्यू निकल गया, हमें चाहिए इस पर चार्ज। चार्ज निकालने का मतलब होता है इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए क्या पहले ये बात इंश्योर करो, क्या ये डायरेक्टली बैटरी के क्रॉस लगा हुआ है क्या, नहीं ना, ये तो इसमें बैटरी और रेसिस्टेंस दोनों इंक्लूडेड है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 2.5 के बराबर है। अगर हम लोग यहाँ पर ये छोटा सा मिस्टेक कर बैठेंगे तो अपना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पर ये A है, ये B है। अब इस रास्ते में कोई करंट है नहीं, करंट नहीं है तो यहाँ पर कोई ड्रॉप भी नहीं होगा। अगर यहाँ ड्रॉप नहीं होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, B। मतलब ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल A हो गया और इस साइड से ये वाले पॉइंट का पोटेंशियल B हो गया। तो A माइनस बी इज सेम एज A माइनस बी। तो ये यहाँ पर कितना रेसिस्टेंस आ गया, ये देखो तो 112, और करंट का वैल्यू तो हमें पता ही है। तो यहाँ से A माइनस बी को निकाला जा सकता है, A माइनस बी, V इक्वल्स टू आई आर करके। तो I के जगह पर है कितना 1 और R के जगह पर है कितना 2। तो कितना हो गया बताओ, डेल V। तो डेल V यानी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इट इज इक्वल्स टू 2। Q इक्वल्स टू क्या होता है, तो C डेल V। तो C इंटू वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, C का वैल्यू कितना है, तो 5, और वो कितना आया, तो ये 5 इंटू 2, यानी आंसर कितना बनना चाहिए 10। डन है, तो ये अपना पहला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सॉफ्ट फिल्म ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, एक सॉफ्ट का फिल्म है। सॉफ्ट फिल्म जब भी बनेगा तो इसमें कितने सरफेसेस बनेंगे, यही सारी चीजें हैं छोटे छोटे। सॉफ्ट फिल्म में हमेशा 2 फ्री सरफेस बनते हैं। ठीक है, वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है। तो लेट द शेप इज लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसा, तो ये एक रेक्टेंगल शेप का हो गया। इज स्ट्रेच स्लोली बाय पुलिंग इट्स मूवेबल आर्म। मान लेते हैं ये वाला जो आर्म है ना, ये मूवेबल आर्म है और इसको हम लोगों ने स्लोली खींचना है। इसी पर जो है वो सोप का फिल्म है। ठीक है, यहां पर सोप का फिल्म है। डन, इसमें 2 सरफेस एरियाज होंगे। द मूवेबल आर्म ऑफ इज ऑफ लेंथ कितना 15। तो ये वाला लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर। ओके, इज पुल्ड आउटवर्ड इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फिल्म फ्रॉम 10 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर। ये वाला लाइन को पढ़ो, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द फिल्म फ्रॉम 10 टू 25। तो ये तो मूवेबल आर्म है, तो अब ये वाला एक साइड तो हो ही चुका है, तो दूसरा साइड तो यही बचा। तो इसका मतलब इसका इनिशियल वैल्यू कितना हुआ 10, और इसको जब हम लोग खींचेंगे तो ये मान लेते हैं कि ये यहां पर आ गया और इसका फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा 25। ठीक है, तो बेसिकली इसका एरिया चेंज हुआ ना, तो वो जो एरिया चेंज हुआ वो यहां पर है, ये वाला पार्ट, क्योंकि ये इनिशियल एरिया में आएगा और ये टोटल फाइनल एरिया में आएगा। तो चेंज इन एरिया इतना सा बना। डन है, तो अब ये चेंज इन एरिया जो तुम्हें सामने से दिख रहा है, जो कितना दिखेगा रे, ये 15
और 25 माइनस 10 तो ये भी 15, तो 15 इंटू 15 सामने, तो एक पीछे भी तो होगा, तो इसमें 2 फ्री सरफेस होते हैं, ठीक है। तो अब कह रहा है इफ द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द फिल्म इज दिस, कैलकुलेट द सरफेस टेंशन। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है एस इंटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन इंटू चेंज इन एरिया। तो वर्क डन का वैल्यू दिया हुआ है, डेल्टा ए का वैल्यू वहां से निकालना है और एस पूछ रहा है, तो एस हो जाएगा हमारा W बाय डेल्टा ए। W के जगह पर कितना दे दिया उसने? 9 इंटू 10⁻⁻4। अब यहाँ पर देखो 9 इंटू 10⁻⁻4। अब डेल्टा ए में समझना, ये जो डेल्टा ए एक सरफेस का, हमें एक ही सरफेस का नहीं लेना है, हमें दोनों सरफेस का लेना है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 टाइम्स डेल्टा ए, क्योंकि 2 सरफेस है, तो 2 टाइम्स डेल्टा ए, तो यानी 2 टाइम्स ये जो डेल्टा ए वैल्यू 15 इंटू 15, तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर में था, इसीलिए यहाँ पर 10⁻⁻4 आ जाएगा। तो ये 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कट गया। इसको सॉल्व कर लो, 9 बाई ये 15 इंटू 15 225, 225 इंटू 2 450, यानी ये बन गया तुम्हारा 9/450। 9/450 का वैल्यू आना चाहिए 0.02, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A resistor 10 ohm, capacitance 20 and inductor 30 are connected in series of 100 volt AC supply। तो AC सप्लाई है, यहाँ पर AC है, यहाँ 100 वोल्ट है, यहाँ पर 3 डिवाइसेस हैं R, L, C, ठीक है। R का वैल्यू है 10, XL का वैल्यू हो गया तुम्हारा 30, XC का वैल्यू है 20, ठीक है। तो हमसे पूछा है करस्पॉन्डिंग करंट इन द सर्किट। सबसे पहले ये देखो इसका इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं। तो इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हम लोग पता है, आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 10 का स्क्वायर प्लस 30 माइनस 20, 30 माइनस 20 भी 10 ही बनेगा, 10 स्क्वायर, तो ये बन गया 10√2, ये हो गया इम्पीडेंस वैल्यू, ठीक है। इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बना लो। तो अगर इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो ये होगा R, ये होगा Z, और इस एंगल को कहते हैं फेज डिफरेंस, ठीक है। ये R का वैल्यू हो गया 10 और Z का वैल्यू है कितना? 10√2, ओके। तो अब बताओ करंट का वैल्यू कितना होगा? तो करंट का वैल्यू क्या होता है इसमें? तो V/Z, तो V की जगह पर कितना है 100, बाय Z की जगह पर कितना है 10√2, यानी आंसर हो गया 10/√2। तो 10/√2 इज 7.07, और यहाँ पर देखो तो 5 cos 5 R/Z होता है 10/10√2, ये काट दे 1/√2, यानी 5 कितना हो गया 45। तो ये ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन ये एसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा आउटपुट इज गिवन बाय, ये x बार है, ये y बार है, ये z बार है, सब बार में ही है लिखा हुआ। तो अब देखो पॉइंट A पर हमें कितना मिलेगा? तो ये मिलेगा x बार इंटू y बार, क्योंकि ये एंड गेट है, और यहाँ पर जो है ये तो z बार ही है। अब यहाँ पर ये नैंड गेट है, तो B हो जाएगा x बार इंटू y बार, ये वाला, और इस वाले का मल्टीप्लिकेशन, और ऊपर में एक बार, क्योंकि नैंड गेट में मल्टीप्लाई भी करते हैं बार भी लगाते हैं। अब इसको जो है एक्सपेंड करो, इसको एक्सपेंड करेंगे तो डॉट को पहले प्लस बना लो, तो यहाँ पर बन गया प्लस, ये बन गया x बार इंटू वाई बार पे होल बार, ए बार का टुकड़ा, और ये z बार पे भी एक बार। तो मतलब एक तरीके से अब ये बन गया, उधर से तो बन गया z। अब इसमें भी अगेन इसको भी एक्सपेंड किया जा सकता है, तो ये भी बन जाएगा x बार बार प्लस y बार बार, तो ये तो x प्लस वाई प्लस z बन गया, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम्स को यूज किया हमने, तो ये ऑप्शन ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 टुवर्ड्स ईस्ट, आफ्टर 10 सेकेंड इट बिकम्स 40 टुवर्ड्स नॉर्थ, द एवरेज एक्सेलरेशन। तो पहले बोल रहा है कि ये 30 से जा रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट ही है, फिर बाद में कह रहा है 10 सेकेंड के बाद ये 40 से नॉर्थ हो गया, ये 40 जा रहा है, इधर नॉर्थ है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन, ए एवरेज का वैल्यू होता है
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल। तो इसका भी मॉड ले लो। तो अभी देखो ये 40 ये 30 एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 40 जे कैप माइनस 30 आई कैप, इसका मॉड बाय टाइम कितना लगा ये 10। तो अब इसका मॉड कितना हो जाएगा रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, तो 50 बाय 10, आंसर आ गया 5। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a horizontal force of 10 Newton is applied to block A। ओके, इस ब्लॉक A पर हमने 10 न्यूटन को अप्लाई किया, which is in contact with block B as shown। ओके, the mass of the block A is 2 kg and the mass of block B is 3 kg। The coefficient of static friction between block A and B is, अच्छा यहाँ पर जो है ये between A and B, यहाँ पर दिया हुआ coefficient of friction mu equals to 0.2। okay, the floor is smooth, what is the force exerted by block A on block B। A और B के बीच का फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है। ओके, जब बताओ जब ये वाला सरफेस स्मूथ हो गया तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगाएंगे उससे मूवमेंट तो जरूर आएगा, है ना। तो मूवमेंट कितना का आएगा पहले वो एक निकाल लेते हैं। ठीक, तो मूवमेंट के लिए अगर ये दोनों साथ साथ मूव करता है तब तो एक्सेलरेशन, अगर ये दोनों टुगेदर मूव करता है, ठीक है, तब तो फिर एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम लोग F बाय m टोटल, मतलब 10 बाय 5 यानी 2। ठीक है, ये दोनों एक साथ मूव कर गए और ऐसे में ये जो B है, ये B रहा जिसका वैल्यू है 3 kg। तो इसका अगर एक्सेलरेशन 2 होना है तो यानी इस पर फ्रिक्शन जो होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन B के लिए। तो F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन अगर करें तो 3 इंटू 2 आंसर बनना चाहिए क्या 6। ठीक है, फ्रिक्शन बन गया 6। अब बस बात ये है कि ये जो फ्रिक्शन है ये क्या होना चाहिए, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन से अगर कम होगा तो पहले अब वहां पर F मैक्स का वैल्यू निकाल दो। तो F मैक्स का वैल्यू कितना आता है म्यू इंटू एन। अब म्यू का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 0.2, तो वो हो गया 0.2 इंटू एन। एन जो इन दोनों के बीच में लगेगा, तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स का वैल्यू, तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर और इसका वेट नीचे, तो एन का वैल्यू कितना हो गया 2g, है ना। ये जो 2 kg का ब्लॉक है वहीं से नॉर्मल निकालना आसान है। तो ये n और ये हो गया 2g, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 2g, तो यहाँ पे 2g रख दो तो ये आ गया 4। अब यहाँ पर बात समझें तो F मैक्स हो सकता है 4 और यहाँ पर F का वैल्यू आ रहा है 6। क्या ये फ्रिक्शन का वैल्यू पॉसिबल है कि वो F मैक्स को ही एक्सीड कर जाए? तो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू तो F मैक्स के ही बराबर हो सकता है ना। तो इसका ये भी मतलब होगा कि अभी ये ना लग करके यही लगेगा मैक्सिमम, और दूसरा कि ये टुगेदर साथ में नहीं जाएगा, दोनों अलग अलग जाएंगे, ये भी इसका एक मतलब है। तो अब इसका ऑप्शन में कौन से जाओगे 6 पे या 4 पे? तो F का वैल्यू यहाँ से 6 आ रहा है पर ये हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम वैल्यू को एक्सीड नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम वैल्यू ही 4 है, 4 4 4 ये 4, वो G का वैल्यू 9.8 रखने से। ठीक है, तो यही रह जाएगा अपना आंसर। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे। एक ट्रांसफार्मर है 800 वोल्ट लाइन का है जो कि डिलीवर कर रहा है इतना। ठीक है, तो इनपुट पावर कितना? तो ये देखो, ये इनपुट वोल्टेज है, ये एफिशिएंसी है, करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, मतलब इनपुट करंट पूछ रहे हैं। तो हमेशा हमें पता होना चाहिए कि आउटपुट पावर इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, एफिशिएंसी इनटू इनपुट पावर, यही तो है भाई। तो मतलब अगर मैं इसी को उल्टा कर दूं तो इनपुट पावर को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दो, आउटपुट पावर निकल जाएगा। तो इनपुट पावर को क्या लिखोगे, देखो वोल्टेज कितना 800, तो 800 इंटू करंट का वैल्यू I इंटू एफिशिएंसी कितना दिया है 80%। 80% का मतलब होता है 0.8 इक्वल्स टू आउटपुट पावर को चेक करो 20 एम्पियर 220 वोल्ट, तो यानी ये हो गया 20 इंटू 220, तो यहाँ से I निकल जाएगा, जो निकलेगा वही आंसर होगा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ, ये तुम लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F
another pipe of same length is closed at one end, the ratio of their यहाँ पे वर्ड करेक्ट कर लेना है, फर्स्ट ओवरटोन आप लोगों के पेपर में करेक्टेड है ना, यहाँ पर ये रॉन्ग रह गया। फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज विल बी, तो फर्स्ट ओवरटोन जब ये पाइप ओपन पाइप होता है, ओपन, तो ऐसे में फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है सेकेंड हार्मोनिक, तो F हो जाएगा 2V/2L। ठीक है, जब यहीं पर ये क्लोज्ड पाइप में आता है तो फर्स्ट ओवरटोन कहने का मतलब होता है इसमें थर्ड हार्मोनिक, तो उसमें F हो जाता है 3V/4L। फॉर्मूला दोनों का मालूम हो गया। अब वो कह रहा है अनदर पाइप ऑफ सेम लेंथ सेम है, दोनों पाइप का लेंथ सेम है, द रेशियो ऑफ देयर फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसीज, तो ये F ओपन है और ये F क्लोज्ड है, तो F ओपन बाय F क्लोज्ड इक्वल टू, अब देखो लेंथ तो दोनों में सेम रह गया, स्पीड ऑफ साउंड भी दोनों में सेम है, तो यहाँ पर ये 2 हटाओ, तो यानी V/L तो रेशियो लेने पे कट ही जाएगा, तो यहाँ पर सीधा आ गया नीचे 3/4, तो आंसर बनेगा 4/3 ये। ठीक है, चल नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है इट इज एसेंशियल दैट ऑल द लाइन्स अवेलेबल इन द इमिशन स्पेक्ट्रम विल ऑल्सो बी अवेलेबल इन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इमिशन स्पेक्ट्रम में ये जैसे मान लो कि हम 3 ही लाइन का बना रहे हैं, ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मान लो कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ से इधर भी आ सकता है, ये यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भी आ सकता है, और ये एक यहाँ से यहाँ भी आ सकता है। तो इमिशन स्पेक्ट्रम इसमें 3 है, 1 2 3, लेकिन जब इसी में हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो एब्जॉर्प्शन ये हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन में सिर्फ और सिर्फ वही काउंट होगा जो 1 में हो रहा है, मतलब ये वाला और ये वाला, मतलब ये मिडिल वाला काउंट नहीं होता है। तो जितने भी हमारे इमिशन स्पेक्ट्रम में वो सब के सब एब्जॉर्प्शन में नहीं होते। ठीक है, इसका द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ओनली एब्जॉर्प्शन। क्यों ओनली एब्जॉर्प्शन? इमिशन स्पेक्ट्रम भी होता है, तो दोनों गलत ही हो गए, तो ऑप्शन डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर देखते हैं। द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इज P। n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स है, तो अगर हम ऐसे बात करें तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn इक्वल्स टू उसका हो गया 1/P इफेक्टिव रेसिस्टेंस। ठीक है, इफ वन ऑफ द रेसिस्टर इज रिमूव्ड, ये ऐसे लाइन को ऐसे पढ़ना है, इफ वन ऑफ द रेसिस्टर इज रिमूव्ड देन इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिकम्स Q। तो एक रेसिस्टेंस को हटा देते हैं, तो इसका मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Rn माइनस 1 रह गया, और ये बन गया 1/Q। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो कि यहाँ पर भी 1/Rn माइनस 1 था, यहाँ तक रहा, लास्ट वाले को हटा दिया है। अब बताओ मुझे, ये वाला जो वैल्यू है जिसका वैल्यू 1/Q है, इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं या नहीं, इसके जगह पर? तो क्या बन जाएगा, ये इसके जगह पर रखेंगे तो 1/Q प्लस 1/Rn इक्वल्स टू 1/P। तो 1/Rn इक्वल्स टू 1/P माइनस 1/Q। अब इस हिसाब से 1/Rn इक्वल्स टू ये हो गया PQ, ये हो गया Q माइनस P, सो Rn इक्वल्स टू PQ/Q माइनस P। ठीक है, PQ/Q माइनस P। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। चलो ये अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू द रेसिस्टर 2 किलो ओम इज। अब 2 किलो ओम का रेसिस्टर यहाँ पर है, अब यहाँ पर से जो करंट जाएगा वो तो जेनर इसके अक्रॉस वोल्टेज को रेगुलेट करेगा। तो ये जो लोड करंट है इसको हम लोग कहते हैं लोड करंट, ये तो हो जाता है जेनर वोल्टेज बाय लोड रेसिस्टेंस। जेनर वोल्टेज देखो कितना है 12 बाय लोड रेसिस्टेंस कितना है 2, यानी कितना हो गया 6। ठीक है, बस अगर हमसे इसका करंट पूछता, यहाँ पर I पूछता, तो हम लोग क्या बोलते हैं V अप्लाइड माइनस V जेनर, मतलब 20 माइनस 12 बाय यहाँ पर कितना होता 1, और ये कितना आता आंसर 8। तो ये I यहाँ पर पहुँचता और वो लोड करंट है। अगर इसमें IZ पूछता तो तुम I माइनस IL कर देते, तो 8 माइनस 6 यानी 2 आता।
लेकिन अभी के लिए आंसर 6 ही है क्योंकि वो इसका पूछ रहा है। चलो नेक्स्ट पे। इन अ वर्नियर कैलिपर 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल्स 8 डिविजन्स ऑफ मेन स्केल। मतलब वो कह रहा है 10 VSD इक्वल्स टू 8 MSD। मतलब 1 VSD जो होगा वो 8/10 यानी 0.8 MSD के बराबर है, ये कह रहा है। ठीक है, 1 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 1 mm। ठीक है, 1 मेन स्केल का डिवीजन का वैल्यू है 1 mm, ये क्लियर हो गया। While measuring diameter of a spherical body, it is observed that, पहले तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकालो, तो यहाँ से लिस्ट काउंट को निकाल दो। लिस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, तो ये हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD की जगह पर 0.8 MSD, सो ये बन गया 0.2 MSD, और 0.2 और 1 MSD का वैल्यू दिया हुआ था 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर, सो 0.02 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। अब हम लोग इसका रीडिंग को देखते हैं। ठीक है, While measuring diameter of a spherical body, it is observed that 0 of vernier scale lies between 40 and 41 divisions of main scale। मतलब 40 के बाद और 41 से पहले, तो 40 डिवीजन तो हो ही चुका है। तो रीडिंग अगर हम लोग लेते हैं, रीडिंग इक्वल टू, तो हम लोग इसका 40 को काउंट करेंगे, तो 40 मेन स्केल डिवीजन ये हो गया प्लस, अब कह रहा है आगे कितना, तो 7th वर्नियर स्केल एक्चुअली कोइंसाइड्स, तो मतलब प्लस 7 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो अब 40 MSD, तो 40 इंटू MSD का वैल्यू था 0.1 सेंटीमीटर प्लस 7 इंटू, है ना, ये जो वर्नियर स्केल डिवीजन का इक्विवेलेंट वैल्यू होता है उसी को हम लोग कहते हैं लिस्ट काउंट। वर्नियर स्केल डिवीजन का जो इक्विवेलेंट वैल्यू होता है ये 7 इंटू, इसी को कभी VSD लिखते हैं या इसी को LC लिखते हैं, 7 इंटू लिस्ट काउंट। तो 7 इंटू कितना बन गया 0.02, तो ये बन गया 4 प्लस 0.14, तो ये बन गया 4.14। 13 को देख लेते हैं। The wavelength lambda of a photon and the de Broglie wavelength of an electron have the same value. Find the ratio of energy of photon to the kinetic energy of electron in terms of mass, speed and Planck's constant. अच्छा, wavelength same है। फोटोन के लिए अगर मैं बात करूं, E इक्वल्स टू होता है hc by lambda, hence lambda हो गया hc by E। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन ही ना रे, यस, उसमें लैम्डा का वैल्यू मुझे डायरेक्टली याद है h/√m_k, तो यानी यहाँ से k को अगर मैं लिखूं तो स्क्वायर करना पड़ेगा h²/2m लैम्डा स्क्वायर। चलो मैंने लिख लिया, देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हमसे एनर्जी ऑफ फोटोन E बाय काइनेटिक एनर्जी K ये पूछ रहा है, तो E की जगह पर रख देंगे हम लोग hc/λ, K की जगह पर रख देंगे हम लोग h²/2m लैम्डा स्क्वायर। जस्ट टेक द रेशियो और मैच करो किससे आ रहा है, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड विथ अ वाइट लाइट। मतलब यहाँ पर जो ये S1 S2 है ना, S1 S2, और यहाँ जो स्क्रीन है, तो ये कह रहा है कि यहाँ से भी वाइट लाइट को और यहाँ से भी वाइट लाइट को अगर हमने इंसर्ट कर दिया, मतलब मोनोक्रोमेटिक से वाइट लाइट अगर बना दे, तो ऐसे में क्या होता है, हाउ विल द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन बी अफेक्टेड। तो देखो ये वाले पॉइंट के लिए तो पाथ डिफरेंस 0 है, तो ये तो सेंट्रल ब्राइट ही बनेगा और ये वाइट ही होगा और ये वाइट ही बनेगा। लेकिन अब जो इसका फ्रिंज विड्थ होता है बीटा जिसको कहते हैं, तो बीटा होता है d(λ/d), तो लैम्डा ज़्यादा होने पर फ्रिंज विड्थ भी ज़्यादा होता है। अब वेवलेंथ किसका ज़्यादा होगा, तो जिस रेड का वेवग्योर में रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है ना, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका बीटा ज़्यादा, तो वेवलेंथ ज़्यादा होता है रेड का, तो यानी यहाँ पर रेड वाला आएगा, और वेवलेंथ कम होता है वायलेट का, यानी यहाँ पर वायलेट वाला आएगा।
तो वायलेट से रेड तक यहाँ बैंड बैंड में ऐसे बनेगा। अब यही होना चाहिए आंसर में भी। ओनली द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी व्हाइट एंड ऑल अदर ब्राइट फ्रिंजेस विल बी अ मिक्सचर ऑफ ऑल कलर्स। करेक्ट है, करेक्ट है, लेकिन 100% नहीं, क्योंकि मिक्सचर कैसा मिक्सचर? द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल बी व्हाइट एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ब्राइट फ्रिंजेज द वायलेट कलर विल बी क्लोजर टू द सेंट्रल मैक्सिमम। वायलेट इज क्लोजर, करेक्ट बोल रहे हैं, एंड रेड एंड देन द रेड, लास्ट में रेड। मुझे सेकंड ऑप्शन बेटर लगा पहले से, ठीक है। द इंटरफेरेंस पैटर्न विल कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 और 3, ये सब नहीं है। ऑल पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन एक्सेप्ट द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विल एग्जिबिट वेरिंग डिग्री ऑफ डार्क, ये सब नहीं है, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, अ थीन सिमेट्रिकल डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसका μ2 दिया हुआ है 1.5, ओके, इज प्लेस्ड बिटवीन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 टू द लेफ्ट एंड 1.6 टू द राइट। यहाँ पर है μ1 1.4, यहाँ पर है μ3, ये है 1.6। अब यहाँ पर दोनों का डिफरेंस चेक करो। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो, मैं क्या बोलने वाला हूँ कि एक ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसका कन्वर्जिंग होने के लिए ज़रूरी है, अगर ये कन्वर्जिंग है तो इसके कन्वर्जिंग होने के लिए ज़रूरी है कि ये डेंसर हो। जब जब ये डेंसर होगा ना तो ये कन्वर्जिंग होगा, और जब भी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम होगा यानी रेयर पड़ जाएगा तो ये अपना नेचर ऑपोजिट करेगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस थ्योरी पर कि ये है 1.5, ये है 1.4, तो लेंस तो डेंसर हुआ ना, तो इधर से ये क्या हो गया? कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, क्योंकि लेंस इज डेंसर। लेकिन यहाँ पर देखो सराउंडिंग ही डेंसर है, तो यानी इधर से अगर मैं बात करूं तो ये हो गया डाइवर्जिंग। तो मतलब इसमें कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी भी है और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी भी है। अब कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग डिपेंड करता है कितना का म्यू डिफरेंस है। यहाँ पर म्यू है 1.4, यहाँ पर है म्यू 1.5, डिफरेंस देखो 0.1, यहाँ पर भी डिफरेंस देखो 0.1, मतलब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अमाउंट बराबर है। मतलब ये ना नेट कन्वर्जिंग होगा ना ही नेट डाइवर्जिंग होगा। सो दैट मीन्स इट विल बिहेव लाइक अ ग्लास प्लेट, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन, अभी इसको सोचो, सपोज करो कि 1.5 है, यहाँ पर ये 1.3 है और यहाँ 1.6 है। अभी ये क्या होगा, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? तो देखो इसके रिस्पेक्ट में ये कन्वर्जिंग है, इसके रिस्पेक्ट में ये डाइवर्जिंग है। यहाँ पर डिफरेंस देखो, डिफरेंस 0.2 का है दोनों के बीच में। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का है? 0.1 का है। तो ज़्यादा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? ऑब्वियसली ज़्यादा कन्वर्जिंग, तो इसका नेट नेचर कन्वर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। एकदम शॉर्टकट है इसको समझने का, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 16, an electric dipole is placed as shown. The electric potential at point P due to the dipole is, ये पॉइंट P पर कितना होगा? तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए चार्ज का इंडिविजुअल निकाल लो। 5 3 ये 2 हो गया, और इस चार्ज से ये 5 और 3 ये 8 हो गया। तो ये Q का कितना पोटेंशियल? तो KQ/2, और ये माइनस Q का कितना पोटेंशियल? तो माइनस KQ/8। तो बस ये माइनस कर लो, यही हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। बस ये सॉल्व कर आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? शायद 5/8 जैसा लग रहा है, देख लेना, ओके। 17 नंबर पे आते हैं। एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस दिया हुआ है r, हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिस, ओके। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी देखो, ये रो अगर कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁴n पर हो, डायरेक्टली फॉर्मूला बता चुका हूँ ना, है ना। तो ये अगर ऐसा हो कि रो इक्वल्स टू कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, k या रो नॉट, जो भी लेना है ले लो, r⁴n, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि जो यहाँ पर कांस्टेंट है ना वो लिख लो, ठीक है, k बाय यहाँ जो पावर है वो लिखो, +3 करो ε0 इंटू r⁴n+1। ये फॉर्मूला सबको क्लास में दे चुका हूँ। हाँ, शायद वहाँ पर रो नोट लिखा था, तो यहाँ पर भी रो नोट लिख देंगे, उसके लिए दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो, इसने रो के जगह लिखा रो नोट बाय r इंटू r, तो ये हो गया एक तरीके से कांस्टेंट, और r पे पावर है 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगा मैं? तो ये हो गया रो नोट बाय r डिवाइड बाय n, n के जगह पर है 1, तो 1 + 3 ε0 इंटू
आर रेस्ट पावर एन प्लस वन यानी 1 + 1। देखो तो किससे मैच कर रहा है, रो नॉट बाई 4, ये पहला ऑप्शन, यस पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो 18 पे चलते हैं। A current I flows in a conducting wire of length L if we bend it in a circular form। तो एक लेंथ है L, उसको हमने सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। तो सर्कुलर फॉर्म में अगर बेंड करेंगे तो इसका रेडियस हो जाएगा L/2π। हमसे क्या पूछा है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, I × A। तो I तो I ही है, A हो जाएगा πr² यानी L/2π का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा ये पहला ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 19 पे। अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 and 5 having a resistance 2 is placed in a magnetic field directed normal to the plane of loop. A magnetic field is gradually reduced at the rate of this। मतलब पहले देखो एक रेक्टेंगुलर लूप है, पहले एक रेक्टेंगुलर लूप बना लेते हैं हम लोग। ये हो गया एक रेक्टेंगुलर लूप। ठीक है, इसका एरिया जो है वो है 10 है, ये 5 है, तो एरिया तो निकल गया 10 × 5, 10 × 5 यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इससे मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं कुछ ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, तो ईएमएफ तो होता ही है -d∅/dt। मॉड लगा दे, क्या दिक्कत है। तो d/dt ऑफ BA। तो यहाँ पर A नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है, तो ये बन जाएगा dB/dt इंटू क्या A। अब dB/dt कितने का है, तो 0.05, तो ये बन गया 0.05 इंटू A हो गया 50 × 10⁻⁴। ठीक है, ये हो गया EMF। यहाँ से हम लोग करंट निकाल सकते हैं, I होता है E/R, ये हो गया 0.05 इंटू 50 × 10⁻⁴ बाय R कितना दिया था 2। ये हो गया करंट। सॉल्व तो करोगे तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। पावर पूछ रहा है, तो पावर मतलब होता है पावर का इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तो I² × R। तो I यहाँ से निकल गया, इंटू R करो, निकल जाएगा आंसर। ठीक है, चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। A ball is floating on the surface of water with the volume submerged, with half the volume submerged। Okay, ये अगर हम पानी मान लें तो ये एक बॉल है जिसका आधा वॉल्यूम इसके अंदर में है, तो मतलब ये इतना वॉल्यूम को ही डिस्प्लेस करेगा, आधा तो बाहर है ना। तो ये आधा वॉल्यूम को, ये आधा वॉल्यूम लिक्विड को ये डिस्प्लेस करेगा। तो इस पर जो बॉयंसी फोर्स आएगा उसका इक्वेशन होता है V⍴g। तो इसका आधा वॉल्यूम मतलब स्फेयर है, स्फेयर का रेडियस देखो दिया हुआ है, तो वॉल्यूम हो जाएगा जो डिस्प्लेस्ड है आधा वाला 2/3πr³ इंटू रो कितना होता है, तो वाटर का रो ऑफ वाटर 1000 सब जानता है, जी का वैल्यू सब जानता है, सारे वैल्यूज तो दिए हुए हैं, बस मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टफ है, ये मैं मानता हूँ, पर ले आओगे। ओके 21. The speed of a moving object is expressed in terms of time as v equals to this. Okay, then acceleration is represented by v equals to दिया हुआ है √p/q plus q into t plus r/s+t। देखो उसने एक्सेलरेशन पूछा नहीं है, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड पूछा है कि एक्सेलरेशन इसमें से कौन सा वाला टर्म हो सकता है। अब देखो ये वाला जो टर्म है बड़ा स्मार्ट है, यहाँ पर देखो t यहाँ पर है, अब t से अब अगर हम लोग समझें कि एक्सेलरेशन का क्या होता है Lt-2, अब उसमें अगर एक t को मल्टीप्लाई कर देंगे तब तो ये Lt-1 बन ही जाएगा, है ना। और v का तो यही होता है Lt-1 डायमेंशनली, तो इसका मतलब ये q मस्ट भी यही होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये वाला q वाला ही टर्म किसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक्सेलरेशन को। हम लोग बाकी टर्म पे श्योर शॉर्ट होकर के कुछ नहीं कह सकते, हम लोगों को बस ऐसे सोचना है v इक्वल्स टू क्या होता है u प्लस at, तो जो t के साथ मल्टीप्लाई होता है वो वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वैसे भी सोच सकते हो, तो ये q ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट
An electric dipole with dipole moment this is aligned with the direction of uniform electric field of magnitude this. ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के डायरेक्शन में यहाँ पर डायपोल है, ठीक है. द डायपोल इज देन रोटेटेड थ्रू द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मतलब अब ये इनिशियल है और बाद में इसी डायपोल को हम लोग ऐसा बना दिए, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 60. तो वर्क डन क्या पूछ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी डेल्टा यू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू का इक्वेशन तो मालूम है माइनस पी ई कॉस थीटा. तो जब यहाँ पर रखेंगे तो माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल माइनस माइनस पी ई कॉस थीटा इनिशियल, तो यानी पी ई कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल. तो P कहाँ पर है, ये 5 इंटू 10⁻⁻6, 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू E कहाँ पर है 4 इंटू 10⁵, 4 इंटू 10⁵ इंटू कॉस थीटा 1. तो यानी ये इनिशियली हो गया 0 कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री. क्या लगता है ये निकाल नहीं पाओगे तुम लोग, निकाल लोगे ना, चलो मैं और मेहनत नहीं करूँगा, ठीक. 23 असर्शन कह रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट गोज थ्रू द गैप बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर व्हेन चार्ज ऑन द कैपेसिटर चेंजेस विद टाइम. बिल्कुल सही कह रहा है ना, अगर यहाँ पर चार्ज चेंज होगा तो पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा और इसलिए डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा. तो ये करेक्ट है. द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड डस नॉट चेंज. नहीं, ये लाइन गलत बोल दिया, तो रीजन तो रॉन्ग हो गया, रीजन इज फॉल्स, ये हो जाएगा, ठीक. 24 को देखते हैं. द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थिक केबल ऑफ रेडियस r विद द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ केबल इज शोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. ये देखो, ये याद है तुम लोगों को, ये वाला जो है जिसमें कि ये जो करंट जाता था ये थ्रू आउट से जाता था, थ्रू आउट से, तभी इसका जो ग्राफ हम लोग बनाते थे B वर्सेस R, वो देखो यहाँ से लेकर के सरफेस तक में ये कुछ ऐसा बढ़ेगा और फिर सरफेस के बाहर ये कुछ ऐसा घटेगा. तो ये ग्राफ जो हमें दिया हुआ है ना, ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि इसमें करंट कांस्टेंट है और करंट इसके पूरे क्रॉस सेक्शन पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. तो करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये वाला ऑप्शन, ठीक है. चलो in a match a 6 is hit by a batsman and the ball touches the ground outside the boundary. मान लेते हैं कि यहाँ पर हिट किया, ये बाउंड्री है, यहाँ से ये कुछ ऐसे करके ये गिरा. तो देखते हैं आगे क्या है ये. Then which of the following graph describes the variation of the cricket ball's vertical velocity with time. तो वर्टिकल वेलोसिटी का अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पर जाकर के वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, बट वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला वो क्या है 0. यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी ये तो v हो गया, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल वेलोसिटी भी है. तो वर्टिकल वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम तक जाते जाते घटेगा और फिर इस साइड में आएगा तो वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. मतलब इनिशियली इस जगह से देखो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक 1 पे डायरेक्शन पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर जाते जाते 0. तो वर्टिकल वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट इट्स वैल्यू इज डिक्रीजिंग. वेलोसिटी इज पॉजिटिव बट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. क्यों? क्योंकि g नीचे काम कर रहा है और हाईएस्ट पॉइंट के बाद मान लेते हैं यहाँ पर अगर ये गिरता है तो इसके बाद ये वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसका कौन सा वाला हो सकता है. तो इनिशियली डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये इनिशियली जब तक हिट नहीं किया तब तक का बात कर रहा है, ये 0 है, ठीक है. अच्छा, इनिशियली ये देखो हिट किया पॉजिटिव वेलोसिटी, धीरे धीरे उसका वैल्यू घट रहा है, घटते घटते कितना हो गया 0. अब फिर उसके बाद जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में ये इंक्रीज हो गया. तो ये ऑप्शन ए, ठीक है. यही सेम ग्राफ तो इसका भी होता है जब हम लोग बॉल को सीधा ऊपर फेंकते हैं, ये बॉल ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो उसका भी यही ग्राफ बनता है. सेम तरीका है दोनों में, ठीक है. चलो, a composite slab
कंसिस्ट ऑफ टू स्लैब्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल बट द सेम थिकनेस प्लेस्ड वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। ठीक है, पहले कॉम्पोजिट स्लैब को बना लो। कॉम्पोजिट स्लैब होता है दो स्लैब का कंबाइंड स्ट्रक्चर, एक स्लैब दूसरा स्लैब का कंबाइंड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट स्लैब। ठीक है, कॉम्पोजिट स्लैब बन गया, ए है बी है, इसका नाम ए लिख दिया, इसका नाम बी लिख दिया। ऑफ डिफरेंट मटेरियल, मटेरियल अलग अलग है लेकिन थिकनेस दोनों का सेम ही है, ये थिकनेस और ये थिकनेस बराबर है। ओके, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए एंड बी आर K1 एंड K2। तो ये हो गया K1, ये हो गया K2। देखो क्वेश्चन लेंथी है ना, यही तो मैंने ट्राई किया है। अ स्टेडी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 12 डिग्री इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंपोजिट स्लैब। मतलब टोटल जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ T1 अगर मान लो, यहाँ अगर मैं T2 मान लूँ, तो T1 माइनस T2 है 12 डिग्री, यहाँ पर टेम्परेचर T3 मान लो। ठीक है, ओके, इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंपोजिट स्लैब इफ K1 इक्वल्स टू K2 बाई 2। तो मतलब इस तरीके से अगर हम मान लें कि K2 का वैल्यू K है तो K1 का वैल्यू हो जाएगा K बाई 2। ये कहने का मतलब है K2 का वैल्यू K तो K1 का वैल्यू K2 बाई 2, K बाई 2 ऐसा हो जाएगा। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस स्लैब ए, स्लैब ए का टेम्परेचर डिफरेंस मतलब T1 माइनस T3 वो पूछ रहा है, ये वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, ओके, तो आसानी है क्योंकि वहाँ से जो हीट आएगा वो हीट यहाँ से भी जाएगा, तो वहाँ से कितना हीट आता है, तो हीट फ्लो रेट का इक्वेशन हमें मालूम है KA बाई एल इंटू डेल्टा टी। क्या बात समझ आ रहा है या नहीं? तो जो पहले वाले में हीट फ्लो रेट है वही दूसरे वाले में भी है, तो पहले वाले में लिखते हैं, तो K की जगह लिखेंगे हम लोग K बाई 2 इंटू A बाई एल, एल मतलब ये थिकनेस, इंटू इसका डेल्टा टी, इसका डेल्टा टी को हम डेल्टा T1 लिख दिया, इक्वल टू। ठीक है, फिर इसके लिए अगर हम लोग लिखेंगे तो ये बन गया K A बाई एल इंटू डेल्टा T2। ठीक है, तो K A बाई एल को काट दे, तो मतलब डेल्टा T1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा T2। ओके, डेल्टा T1 इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा T2। अब ये जो डेल्टा T1 है और ये जो डेल्टा T2 है, दोनों का सम तो यही हो गया 12। ये जो 12 इसका हो गया डेल्टा T1 और इसका हो गया डेल्टा T2, तो दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस का सम कितना है 12। तो इसका मतलब हो गया डेल T1 प्लस डेल T2 इक्वल्स टू 12, और डेल T1 की जगह रख दे तो 2 टाइम्स डेल्टा T2, तो 2 डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T2 मतलब ये बनेगा 3 डेल्टा T2 इक्वल्स टू 12। हैंस डेल्टा T2 हो गया 4। डेल्टा T2 4 है लेकिन वो नहीं पूछ रहा, डेल्टा T1 पूछ रहा है, तो डेल्टा T1 कितना हो जाएगा, तो डेल्टा T1 है 2 टाइम्स, तो 2 इंटू 4 यानी 8। 8 का कोई ऑप्शन है क्या, 8, यस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The binding energy of deuteron is this per nucleon and an alpha particle का has binding energy 7.1। then the reaction, ये रहा reaction Q value, तो Q value क्या होता है, binding energy of product माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये तो आसान में से आएगा। तो प्रोडक्ट में कितना न्यूक्लियॉन्स है देखो 4, तो 4 इंटू हीलियम का कितना था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.1, तो 7.1 माइनस रिएक्टेंट में देखो पहले एक रिएक्टेंट को ले लो 2 और इसका कितना 1.15, तो 2 इंटू 1.15 प्लस रिएक्टेंट में एक और भी है ये 2, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू 1.15, बस माइनस करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A body weighs 72 kg force on surface of earth, then its weight on the surface of Mars whose mass is 1/9 and radius is 1/2। तो पहले देखो वेट जो होता है वो m इंटू जी के बराबर होता है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी। ओके, तो अब मुझे बताओ कि वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब जी का वैल्यू जो होता है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम और आर तो वेरी कर रहा है, इसलिए W1 बाई W2 मतलब कहेंगे M1 बाई M2 इंटू R2 बाई R1 का होल स्क्वायर।
अब W1 के जगह पर तुम रख सकते हो 72 बाय W2 तुम्हें निकालना है। M1 मास ऑफ अर्थ को मान लो तुम M, तो M2 जो है वो 1/9 टाइम्स मास है, यानी ये हो गया M/9 इंटू उसका रेडियस है 1/2 टाइम्स, तो R2 हो जाएगा R1/2 बाय R1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ऊपर जग गया 9 इंटू यहाँ पर बन गया 1/4, तो ये हो गया 9/4। तो अब यहाँ पर अगर मैं समझूँ तो 72 बाई W2 इक्वल्स टू 9/4, हैंस W2 कितना हो जाएगा, तो 4 इंटू 72, 4 इंटू 72 बाई 9, 9 8 जा, तो 8 4 जा 32, 32। ठीक है, चलो 29 को देखते हैं। A plane mirror of length 24 meter, each are kept at a distance of 8 parallel to each other. ठीक है, parallel to each other. A ray of light incident on one end of one mirror at an angle of 53 degree, then total number of reflection. Okay, मान लेते हैं यहाँ पर जो है ये रे आ गया कितना एंगल पे, 53 डिग्री पे। तो 53 डिग्री पे आने का मतलब है कि ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करके वहाँ जाएगा, वो भी एंगल 53 डिग्री होगा। अब ये इसको एक ट्रायंगल भी हम बना सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ, मान ले कि अगर x है तो tan थीटा इज x बाई डी, तो tan 53 इक्वल्स टू x बाई डी, तो x हो गया d इंटू tan 53। ठीक है, अब टोटल लेंथ हमें जो दिया हुआ है वो है 24 मीटर, ये है टोटल लेंथ। अब देखो एक रिफ्लेक्शन होने में कितना लेंथ लग गया, x, फिर वहाँ से आएगा तो अगला x लेंथ में फिर एक रिफ्लेक्शन हो जाएगा, x को इसमें डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अगर चाहिए तो ये हो जाता है L बाई एक्स, तो L हो गया 24 और x हो गया d tan 53, d का वैल्यू दिया होगा 8 है ना, तो ये सॉरी यहाँ पर ही रखो ना, क्या दिक्कत है, तो 8 सेंटीमीटर है, तो 0.08 इंटू tan 53 का वैल्यू होता है 4/3। जस्ट सॉल्व इट, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 30। अ स्क्वायर लूप ऑफ 15 सेंटीमीटर बीइंग मूव्ड टुवर्ड्स राइट, ये देखो ये स्क्वायर लूप है, इसको हम लोग राइट वर्ड मूव करवा रहे हैं। एट कांस्टेंट स्पीड 2 एज शोन, द फ्रंट एज एंटर करता है 50 सेंटीमीटर वाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड 50 सेंटीमीटर वाइड है। एट t इक्वल्स टू 0, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन द लूप एट 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में ये अगर 2 के स्पीड से जा रहा है, अगर ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 10 सेकेंड में ये कितना जाएगा, तो 10 सेकेंड में जाएगा 2 इंटू 10 यानी 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये तो कहीं यहाँ आ जाएगा, तो अब यहाँ पर आ जाएगा, तो यानी ये इसको बाहर नहीं गया। अगर अब यहाँ पर ही मूव कर रहा है तो इसके मूव करने से फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है ना, तो इसके अंदर से जितना लाइंस पास कर रहा है वो फिक्स्ड है, तो ऐसे में कोई EMF इंड्यूस्ड नहीं होगा। ठीक है, चलो। A bullet of mass 2 gram is having a charge of 2, okay, through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10? Okay, तो चेंज मतलब गेन इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू डेल्टा वी, है ना, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा हाफ इंटू हाफ एम वी स्क्वायर ना, 2 इंटू 10⁻³ मास है, v कितना है 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू q का वैल्यू बताओ, ये चार्ज है, q हो गया 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻6 इंटू थ्रू व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, तो v यही पूछ ही रहा है, तो यहाँ से v सॉल्व करो, निकालो, क्या है, आसान ही है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। डन, ओके 32 पे चलो। The total radiant energy per unit area normal to the direction of incidence
रिसीव्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्टार, तो यहाँ पर है ये स्टार, ठीक है, वहाँ से r डिस्टेंस पर, ठीक है, स्टार का रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पहले तो ये तो आसान है, टोटल रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया ना, पहले ये इसका टोटल रेडिएंट एनर्जी निकाल दो पर यूनिट एरिया से, वहाँ से, तो सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका जो रेडियस है, इंटू टी रेस्ट पावर 4। अब हमें इसका जो एनर्जी है वो तो इतने बड़े एरिया में फैल जाएगा, तो हमें यहाँ पर 1 यूनिट एरिया में निकालना है, इसी को सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं, द सेम टर्म इज नोन एज सोलर कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगा वो S इक्वल्स टू, तो जो वहाँ से एनर्जी आ रहा है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी रेस्ट पावर 4 डिवाइड बाई ये टोटल एरिया जो जिसमें ये फैल गया उससे डिवाइड करो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई खत्म, सिग्मा इंटू आर स्क्वायर इंटू टी रेस्ट पावर 4 बाई आर स्क्वायर। देखो ये जो एनर्जी है ये रेडिएटेड एनर्जी है, रेडिएटेड एनर्जी थ्रू 1 यूनिट एरिया ऑफ द स्टार। अब वो एनर्जी पूरे एरिया में फैल रहा है, हमें उसमें से एक 1 यूनिट एरिया में चाहिए था, इसीलिए टोटल जितना एरिया में ये स्प्रेड आउट हुआ उतने एरिया को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 33 में, अ बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन xy प्लेन एट रेस्ट, ओके, ये हो गया 4m एट रेस्ट। अब क्या होता है, इट एक्सप्लोड्स सडनली, 2 पीसेस ईच ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये इसका मास m है, ये मान लेते हैं इधर गया, और एक मास m है वो मान लेते हैं इधर गया, परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ इक्वल स्पीड v, ठीक ही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड, तो देखो तीसरा जो मास होगा वो होगा 2m, वो जाएगा इधर। अब इसका स्पीड क्या होना चाहिए, तो टोटल मोमेंटम होना चाहिए 0, तो इसका मोमेंटम हो गया mv, इसका मोमेंटम हो गया mb, इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम जाएगा इधर, वो हो जाएगा √2mv। तो इसका जो मोमेंटम होना चाहिए ना वो इधर में √2mv ही होना चाहिए, तो मतलब 2m इंटू वी डैश मान लो, यहाँ v डैश इक्वल्स टू ये उसका मोमेंटम यानी √2mv, तो m यानी v डैश हो जाएगा √2v/2, दैट मीन्स v/√2, ठीक है, v/√2। अब कितना काइनेटिक एनर्जी, उसने बोला एक्सप्लोजन में कितना एनर्जी जनरेट हुआ, तो तीनों को जो काइनेटिक एनर्जी मिला है वो एनर्जी एक्सप्लोजन से ही आया है, तो टोटल एनर्जी जनरेटेड इक्वल्स टू इसका काइनेटिक एनर्जी देखो हाफ mv² प्लस उसका भी हाफ mv² प्लस इसका भी हाफ इंटू 2m इंटू इसका वेलोसिटी कितना आया था v/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बस ऐड कर दो आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है 3/2mv², ठीक, ओके। नाउ 34, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20, ये वेलोसिटी 20 से हमने इसको अपवर्ड के तरफ थ्रो किया, कितना तक गया, आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर, ये 18 मीटर गया और यहाँ रेस्ट पर आ गया, v इसका हो गया 0, ये 18 मीटर। तो कह रहा हाउ मच एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, तो देखो यहाँ पर यहाँ से वहाँ तक जाने में वर्क डन बाय ग्रेविटी है प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन है इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है -mgh, तो यहाँ पे माइनस m के जगह पर है कितना 1, तो 1 इंटू जी की जगह हो गया 10 इंटू h की जगह है 18 प्लस ये तो हमें निकालना ही है, चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ 1 इंटू v² हो गया 20 का स्क्वायर, तो वर्क डन बाय एयर हो जाएगा ये -200 प्लस 180 माइनस 20, तो वो तो एयर फ्रिक्शन वो ड्रैगिंग है ना इसीलिए माइनस आ रहा है, एग्जैक्ट अमाउंट वैल्यू हो गया 20, ठीक है। चलो लास्ट के अब 11 क्वेश्चन है और देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ठीक है, एक स्मूथ वेज है जिसका इंक्लिनेशन है थीटा, इस पर एक मास रखा हुआ है m,
ठीक है, द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट ब्लॉक डस नॉट स्लिप। तो ऐसे में जो इसको हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, वो क्वेश्चन क्लास का बहुत बार किया हुआ है। कितना का एक्सेलरेशन देना पड़ता है? जी tan थीटा का। तो जी tan थीटा का अगर एक्सेलरेशन देंगे तो ये इस पर स्लिप नहीं करेगा, और यही अगर उल्टा डायरेक्शन में जी cot थीटा का अगर एक्सेलरेशन दे दें तो ये वर्टिकली डाउन में आ जाएगा, मतलब वर्टिकली नीचे गिर जाएगा। चलो एनीवे, अभी कितना एक्सेलरेशन देना है इसको? जी tan थीटा, तो ये स्लिप नहीं करेगा। तो कह रहा फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक। अच्छा, ये वेज और ब्लॉक के बीच का फोर्स, तो ये फोर्स तो होता है ये वाला नॉर्मल, है ना। अब ये नॉर्मल में, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैंने ये देखा, ये एंगल है थीटा, ये 90, तो बेसिकली ये एंगल आ जाएगा थीटा 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल हो गया थीटा। अब ये थीटा, तो यानी इसका ऑपोजिट एंगल ये भी थीटा। ओके, तो अब ये n का ये वाला जो कंपोनेंट है ये आ गया n cos थीटा, और इस n का ये कंपोनेंट आ जाएगा n sin थीटा। ठीक है, तो n sin थीटा से ही तब तो ये जो ब्लॉक है इस पर ये n sin थीटा का फोर्स है, और इसमें एक्सेलरेशन है a का। तो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे? n sin थीटा इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन के जगह पर क्या लिखेंगे? जी tan थीटा, जी tan थीटा। तो ये tan को sin बाई cos करो, तो n इंटू साइन थीटा m इंटू जी इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा। तो n का वैल्यू कितना आ गया? mg बाई कॉस थीटा। डन। ओके, चलो 36 को देखते हैं। A man of 50 kg mass is standing in a gravity free space at a height of 10 meter above the floor. He throws a stone of 0.5 kg mass downward with a speed of 2. देखते हैं, यहाँ पर एक आदमी है, उसने एक स्टोन है 0.5 kg का ग्रेविटी फ्री स्पेस में, उसको फेंका है 2 मीटर पर सेकंड से। तो अब ग्रेविटी फ्री स्पेस में क्या होता है, अगर इसने इसको फेंका तो उस आदमी पर जो कि 50 kg पर है उस पर भी एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ मिल जाएगा, और ये है 10 मीटर। ठीक है, तो इसमें मोमेंटम जो है एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो 50 इंटू वी इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2, तो v निकल गया 1/50। क्लियर? उसको ऊपर के तरफ का स्पीड जो मिला। अब कह रहा है when the stone reaches the floor, तो ये स्टोन जो 2 के स्पीड से आ रहा है, ये कितने टाइम में फ्लोर को रीच करेगा? तो टोटल है 10 मीटर और 2 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब ये करेगा 5 सेकंड में। तो 5 सेकंड में ये भी तो थोड़ा ऊपर चला जाएगा, थोड़ा तो ऊपर चला ही जाएगा। तो वो जो डिस्टेंस d है वो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो v आ गया है 1/50 इंटू टाइम आ गया 5, तो ये हो गया 0.1। तो मतलब ये जो ब्लॉक, ये जो आदमी वो 0.1 मीटर ऊपर, और ये जो स्टोन है वो फ्लोर पे। तो टोटल गैपिंग कितना हो गया? ये 10 और वो 0.1, तो टोटल गैपिंग हो जाएगा 10.1। ठीक है, ओके। 37, an ideal gas at 27 degree is compressed adiabatically to 8/27 of original volume। ठीक है, इसमें रिलेशन लगा दो TV रेस्ट पर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, मतलब T1 V1 T2 V2। ओके, यानी T2 अगर निकालना है तो T1 इंटू V1 बाई V2 रेस्ट पर गामा माइनस 1। तो सिंपल है, T1 के जगह पर कितना रख दोगे? 300 केल्विन। ये 27 डिग्री को 300 केल्विन बदल दो, और 8/27 है, तो मतलब ये हो गया 300, और यहाँ V1 के जगह V ही रखो, और ये 8/27 V, तो ये पलट जाएगा 27/8 बन जाएगा। और गामा है कितना? 5/3 माइनस 1, मतलब ये हो गया 2/3। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। जो आएगा वो केल्विन में आएगा, जो भी आएगा ये केल्विन में आएगा। उसमें 273 माइनस करोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये आएगा। ठीक है, इसके बाद 38 पे आ जाओ।
energy, velocity and time are chosen as the fundamental quantities. The dimensional formula of surface tension, ये तुम लोगों में से सबसे हो जाएगा. सरफेस टेंशन होता है F by L, यानी ये हो जाएगा mt-2. अब इसके ऑप्शंस में से मिला लो किसमें mt-2 आ रहा है. एनर्जी का सबको मालूम ही होगा, एनर्जी होता है mL2t-2. वेलोसिटी का भी सबको मालूम होगा LT-1. और टाइम का तो मालूम है, जिसमें भी आंसर वो मैच कर जाए उससे वही आंसर है. इसमें डिराइव मत करो, ये ऑप्शन टू ऑप्शन जाओ. ओके 39 पे आते हैं. द टाइम पीरियड ऑफ ए मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग इज टी. इफ द अच्छा सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग इज टी, तो टी हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर m बाई के. ठीक है. ओके. इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 4 पीसेस, ये 4 पार्ट में ये काट दिया, एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पार्ट से हमने मास को लगाया तो ये हो गया 4k. 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है. तो जितना टुकड़ा छोटा होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा. तो इसका टी डैश अगर निकालूं तो 2 पाई रूट अंडर m बाई, अब यहाँ 4k आ जाएगा. तो बेसिकली ये 4 को अगर बाहर निकाल दो तो 1/2 टाइम्स 2 पाई रूट अंडर m बाई के है ये. तो वो पूछ रहा है कि देन न्यू टाइम पीरियड कितना होगा. तो न्यू टाइम पीरियड जो है ओरिजिनल टाइम पीरियड का आधा है, t/2. डन है. ओके. क्वेश्चन नंबर 40. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to the length is I0. ओके. एक रॉड है, उसके मिड पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I0. ठीक है. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ. इसके अबाउट ये पूछ रहा है, तो ये लेंथ L/2 हो जाएगा. तो इसके अबाउट कितना हो जाएगा, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ. तो I इक्वल टू I0 या ICM प्लस ML स्क्वायर, ML मतलब MD स्क्वायर यानी L/2 का होल स्क्वायर. तो I0 प्लस ML स्क्वायर बाई 4, ये वाला. डन. चलो 41 पे चलते हैं. नाउ अ बॉल इज स्पन विथ एंगुलर एक्सेलरेशन दिस. At t equals to 0, ball has angular velocity of 10 and angular position of 4. Okay. Then most appropriate expression for the angular position of ball. अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है अगर ऐसे एग्जाम में आ जाए तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी ये लेंदी हो जाएगा. तो हमें हमेशा इसमें भी ऑप्शंस के थ्रू जाना चाहिए. तो सबसे पहले ये देखो कि t इक्वल्स टू 0 पे पोजीशन कितना दे रहा है, वो 4. तो कौन से वाले में t इक्वल्स टू 0 रखने पे 4 आ रहा है? क्या इसमें आ रहा है? नहीं, काट दो. इसमें आ रहा है, ये हो सकता है. इसमें नहीं आएगा, इसमें आ सकता है. तो अब 2 ही ऑप्शन बचे. ठीक है. t इक्वल्स टू 0 रखने पर 4 आ रहा है. अब दूसरा हम लोगों को सोचना है कि t इक्वल्स टू 0 पर ये 10 भी आना चाहिए, ओमेगा का वैल्यू. तो अगर ये थीटा है, तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा. तो एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 का 0 हो जाएगा, लेकिन 10t से क्या बनेगा 10, और यहाँ 5t से बनेगा 5. तो किस में 10 आया बताओ? तो बी में ना. तो बस यहीं पर हो गया आंसर. इसको सॉल्व नहीं किया जाता है. तुम्हें लग रहा है कि नीट पेपर में ये से क्वेश्चंस को करेंगे, है ना? तो इसको ऑप्शंस के थ्रू थोड़ा स्मार्टली करेंगे हम लोग. ओके. 42. C1 है 2, C2 है 6, C3 है 12. फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, C2, C3. C2 और C3 पर सेम चार्ज होंगे, क्योंकि यहाँ से जो भी चार्ज जाएगा ये ऊपर जाएगा Q1, नीचे जाएगा Q2. Q1 इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, और Q2 यहाँ आएगा. तो हमसे पूछा गया है, अच्छा मैंने उल्टा यहाँ पे लिख दिया, रुको. यहाँ से गया Q, यहाँ पे मान लेते हैं Q1, ऊपर मान लेते हैं Q2. तो ये Q2 सेम है. हमसे पूछा जा रहा है Q1 is to Q2 is to Q2. अब देखो Q2 ये इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम. अरे बाप रे बाप.
ठीक है, तो ये हो गया 2 ना, और ये था कितना 6 और ये था 12, तो 12 और 6 का रिजल्टेंट कितना हो गया, तो 12 इंटू 6 बाई 12 प्लस 6 यानी 18, 6 3 जा 3 4 जा, यानी ऊपर वाला का आ गया 4, 4 और 2 होता है 6, तो C इक्विवेलेंट आ गया 6, ठीक है। तो चार्ज कितना जाएगा, तो Q आ गया C इक्विवेलेंट इंटू V यानी 6V, 6V। अब Q1 जो होगा, Q1 क्या होता है बताओ, तो Q1 में सीधा C1 बाई जो जिधर जा रहा है C1 बाई वो सामने वाला रेसिस्टेंस, मतलब C1 प्लस C2 ऐसा टाइप का। तो फॉर्मूला यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम लोग, C1 की जगह पर कितना है 2 बाई 2 प्लस ये वाला रेसिस्टेंस वैल्यू कितना आया था 4 इंटू 6, तो ये कितना आ गया 2। सिमिलरली Q2 कितना आ जाएगा तब, तो Q1 अगर इधर गया है 2, तो यानी Q2 गया जाएगा, इसका वैल्यू कितना, Q का वैल्यू 6V, तो Q2 का वैल्यू हो जाएगा 6 में से 2 माइनस करो तो 4V, तो Q1 इज टू Q2 इज टू Q2 यानी 2V इज टू 4V इज टू 4V, 1 इज टू 2 इज टू 2, ऐसा टाइप का लग रहा है। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो यही होना चाहिए, ठीक है। चलो 43, in normal adjustment for a refracting telescope the distance between objective and eyepiece is 30, तो FO plus FE दिया हुआ है 30। The focal length of the objective when angular magnification of the telescope is 2, मतलब FO by FE इक्वल्स टू दिया है 2। सॉल्व करो, निकाल दो आंसर, ठीक है। चलो 44 पे अब मैं चलता हूँ। 44, a wire of length L and radius R is clamped at one end if its other end is pulled by force F। तो अगर मान लेते हैं इसको, इस वायर को हमने यहाँ पे क्लैम्प किया है, तो इसमें जो चेंज इन लेंथ होता है ना, x या L जो भी कहना है, x इक्वल्स टू वो होता है FL बाई YA, है ना। इसको हम लोग F से अगर खींचते हैं तो इस पुल्ड बाय अ फोर्स F इट्स लेंथ इंक्रीज बाय L, तो L इक्वल्स टू F इंटू L बाई Y इंटू ए ही लिख दे। चलो तो इफ द रेडियस ऑफ द वायर एंड द अप्लाइड फोर्स बोथ आर रिड्यूस टू हाफ, तो बाद में अगर लिखेंगे फोर्स को भी आधा कर दिया और रेडियस को भी आधा किया, तो यानी वो एरिया 1/4 हो गया। देन इंक्रीज इन द लेंथ, ये दोनों का रेशियो ले ले, निकल जाएगा, 2 टाइम्स आएगा। देखो L बाई एल डैश या L डैश बाई L करके निकाल दो, कहीं कुछ करना ही नहीं है, रेशियो लो, ठीक है। लास्ट देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3। इक्विलैटरल प्रिज्म का √3, इक्विलैटरल प्रिज्म कहने का मतलब हो गया ये वाला एंगल हो गया 60, इसका म्यू दिया हुआ है √3, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन होने के लिए ये वाला एंगल जो होना चाहिए वो A/2 होना चाहिए, मतलब 60/2 यानी कितना 30। तो पहले ये I निकाल लो, तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ का यूज करो, ठीक है, क्योंकि ये एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा नहीं है। तो अगर ये एंगल ऑफ प्रिज्म बड़ा होता है तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसमें I + E - A लगाना पड़ता है। मतलब डेल्टा मिनिमम के लिए I और E इक्वल हो जाएगा, तो 2I - A करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर से पहले I निकालने के लिए स्नेल्स लॉ यूज करो, तो 1 × sin I इक्वल्स टू म्यू यानी √3 × sin R sin 30, ये हो गया 1/2 यानी I हो गया 60, तो यानी दैट मीन्स 2 × 60 - 60, सो द आंसर इज ऑल्सो 60, ये 60। ओके, ये पेपर के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये पेपर जैसे नीट ने बोला ना कि अगर मान लेते हैं कुछ टफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा टाइप का ये मैंने एक तुम्हें सैम्पल पेपर ऐसा बनाने का ट्राई किया जिसमें लैंग्वेजेस थोड़े ज़्यादा थे। तो ऐसे पेपर्स में अगर मान लो हम अपने हिसाब से सोच लेते हैं कि एक जनरल सा स्टूडेंट के लिए अगर 30+ कर पाते हैं
जनरल स्टूडेंट में अगर हम लोग 30+ स्कोर कर पाते हैं, 30+ क्वेश्चंस को करेक्ट कर पाते हैं, तो ये ठीक है, बुरा नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा लैंग्वेजेस थे, हर एक लाइन में उसे समझना था। ठीक है, तो इसमें ऐसे पेपर्स में घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी के लिए जाएगा, और लैंग्वेज सभी को थोड़ा मुश्किल होता ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।